बीजेपी के साथ कोई जो कह सकते हैं रिश्ता है बेहतर नहीं हुआ है, वो अभी भी उसी खुन्नस में है, नाराजगी में है, अभी भी बहुत ज्यादा खफा है बीजेपी से। लेकिन क्या इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी की तरफ आ सकते हैं? लेकिन संभाव इसी तरह से अगर मुकेश सहनी भी उनके करीब आना चाहते हैं तो बिल्कुल, तो यहाँ पर जो तालमेल है वो लगातार आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मिलकर बनाना चाहती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां तमाम विपक्षी पार्टियां तैयारियों में लग चुकी हैं कि कैसे करके उम्मीदवारों को ऐसी सीटों पर उतारना है जहां पर एनडीए से सीधा मुकाबला वो कर सके, जहां एनडीए को हरा सके। जहां तमाम राज्यों में उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग जारी कर दी गई है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में ना तो आरजेडी की तरफ से, ना तो कांग्रेस की तरफ से और ना ही एनडीए खेमे की तरफ से कोई भी उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तक जारी हुई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली तो पहुंच जाते हैं यहाँ पर मीटिंग करने के लिए, सीट शेयरिंग को लेकर सलाह मशवरा करने के लिए। लेकिन एनडीए के साथ मीटिंग करने से पहले ही नाराजगी का दौर बिहार में एनडीए की तरफ से देखने को मिल रहा है। एनडीए से जुड़े हुए सहयोगी दल नाराज नजर आ रहे हैं। कई ऐसे दल भी मौजूद हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि वो एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे जब उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। लेकिन देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर कैबिनेट का विस्तार हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे दल भी मौजूद हैं जो एनडीए के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। उससे पहले ही एनडीए के खिलाफ बगावती सुर अपनाते हुए नजर आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चाओं में देखे जा रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी। मुकेश सहनी की बात करें तो कुछ वक्त पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। एनडीए यहाँ पर कुछ सीटें मुकेश सहनी को भी दे सकती है, लेकिन मुकेश सहनी की एक ही मांग थी कि वो यहाँ पर पिछड़े वर्गों के बारे में सोचते हैं, वो निषाद समाज के बारे में सोचते हैं। अगर उनको लेकर आरक्षण दिया जाएगा तो वो उस दल के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। ये बार बार दावा मुकेश सहनी कर चुके हैं। लेकिन मुकेश सहनी को उम्मीद थी कि कैबिनेट में भी जगह दी जा सकती है और सीटों को लेकर भी कोई फैसला एनडीए यहाँ पर कर सकता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस की बात करें, जब उनकी ही सीटें फंसती हुई नजर आ रही हैं। जहां जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान को खुश करने के लिए पशुपति पारस की हाजीपुर सीट छीनने की बात की जाती है, तब मुकेश सहनी भी मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। अब इस बात से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या एनडीए की तरफ नहीं महागठबंधन की तरफ मुकेश सहनी बढ़ सकते हैं, क्या उनका हिस्सा यहाँ पर वो हो सकते हैं, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बड़ा गेम खेला जा रहा है। आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो कुल मिलाकर 40 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 6 सीटें वो उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी चेहरों के लिए छोड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी को लगभग 16 सीटों पर सिमटा देंगे। यही यहाँ पर मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या अब मुकेश सहनी को जो ऑफर किया जाएगा आरजेडी की तरफ से, क्या वो महागठबंधन की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, मुकेश सहनी के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में काफी एक्टिव नजर आए, जिन्होंने जब मीडिया उनसे ये सवाल पूछता हुआ नजर आया कि पशुपति पारस के साथ तो छल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो मुकेश सहनी ये कहते हुए नजर आए तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद ही क्या है, वो हर किसी के साथ छल करते हैं, वो दोगली पार्टी है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा बोल सकते हैं तो क्या लगता है कि एनडीए की तरफ उनके कदम नहीं बढ़ेंगे, आरजेडी की तरफ, महागठबंधन की तरफ जाएंगे? देखिए बिल्कुल, और जो बात उन्होंने कही दरअसल ये बहुत कुछ समय पहले उनको जो 4 विधायक थे वो बीजेपी की तरफ चले गए, और यही बात उनको लगातार परेशान कर रही थी कि क्या जो उनकी पार्टी के विधायक है, जिस तरह बीजेपी ने उनके ऊपर कब्जा किया, इसी बात से बेहद नाराज भी थे। लेकिन अब चूंकि ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए कुनबे की तरफ चले जाएं, लेकिन जिस
तरह के उनके बयान है नाज़मीन, ये समझ में आता है कि उनका अभी भी बीजेपी के साथ कोई जो कह सकते हैं रिश्ता है बेहतर नहीं हुआ है। वो अभी भी उसी खुन्नस में है, नाराजगी में है, अभी भी बहुत ज्यादा खफा है बीजेपी से। लेकिन क्या इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी की तरफ आ सकते हैं? लेकिन संभावनाएं कम है, क्योंकि अगर हम जो सीटों के गणित को भी देखें तो यहाँ पर नजर ये आता है, लगभग जो खबरें सामने हैं कि 16 सीटों पर जेडीयू, 17 पे बीजेपी, 5 पे चिराग पासवान, इक्का दुक्का सीटें जो है वो मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती हैं, और बहुत हुआ तो एक सीट मुकेश सहनी के हिस्से भी आ सकती है। लेकिन मुकेश सहनी से बड़ा चाहते हैं, उनको पता है कि जो वोट बैंक उनका उसके आधार पर अगर वो कैलकुलेशन करें तो कम से कम 2 से 3 सीटें उनको मिलना चाहिए। तो ऐसे में क्या जो इंडिया गठबंधन है इस नाराजगी का फायदा उठा सकती है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मौके की तलाश में है कि जो भी बीजेपी से नाराज है, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले ही जो कह सकते हैं आरजेडी की तरफ से बयान सुना था कि उपेंद्र जो ये पशुपति पारस है, अगर ये हमारी तरफ आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, क्योंकि संविधान बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसी तरह से अगर मुकेश सहनी भी उनके करीब आना चाहते हैं तो बिल्कुल। तो यहाँ पर जो तालमेल है वो लगातार आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मिलकर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर विपक्ष यानी कि जो कह सकते हैं बीजेपी से अगर कुछ पार्टियां यानी कि एनडीए से कुछ पार्टियां छूटकर अगर इनके पास आती हैं तो यहाँ पर इनकी ताकत मजबूत हो सकती है। क्योंकि हमने देखा कि तेजस्वी ने जिस तरह से महारैली की, जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर जन विश्वास रैली को उन्होंने लगातार 10 दिन चलाया, उसमें जितनी भीड़ उमड़ के सामने आई, तो ये बताता है कि बीजेपी के लिए भी राह उतनी आसान नाज़मीन इस बार है नहीं। इसीलिए अगर ये दल भी कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, आरजेडी की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलों में और ज्यादा अधिक इजाफा हो जाएगा। देखिए अमन सर, यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा था कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में भी नहीं बन रही है। अब इसका कारण यही माना जा रहा है कि आरजेडी कहीं ना कहीं सीटों को लेकर ये सोच रही है कि नाराजगी दूर करने के लिए हम उन्हें खुश कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी खफा होती हुई नजर आएगी, तो क्या कांग्रेस का खेमा जो है वो आरजेडी से अलग हटता हुआ नजर नहीं आएगा? देखिए बिल्कुल, अभी सीट शेयरिंग को लेकर मेरे ख्याल से अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। अब कल भी आपने देखा कि जब जिस तरह मुंबई में रैली हुई, वहां पर तेजस्वी यादव साथ बैठे थे, राहुल गांधी साथ बैठे। देखिए छोटा मोटा मनमुटाव तो होगा, क्योंकि पार्टियां अलग अलग है, जाहिर बात है कि सबके जो पार्टी के हित भी होते हैं। तो ऐसे में लेकिन जो सबको पसंद हो उस चीज पे शायद सहमति बनेगी। और आपने जो सीट शेयरिंग की बात की, जाहिर बात है कि जो आरजेडी है वो कम से कम 25 सीटें चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर चाहती है, और 3 से 4 सीटें जो हैं वो अपने जो सहयोगी दल हैं, चाहे सीपीएम है या और भी जो है लोग हैं, उनको देना चाहती है। तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर जो पशुपति पारस हैं या मुकेश सहनी उनके पास आते हैं, तो ऐसे में आरजेडी को शायद 20 सीटों पर लड़ने का मौका मिले, कांग्रेस पार्टी 8-10 पे लड़े, और बाकी जो सीट शेयरिंग है उस तरह से होती हुई नजर आ जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि जब चिराग पासवान एनडीए कुनबे से खफा नजर आ रहे थे, उस समय आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 10 सीटों का उनको ऑफर दिया गया था। तो यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि जो सहयोगी दल उनके साथ में आना चाहते हैं, वो जाहिर बात है कि उनको वो सीट का या कह सकते हैं प्रत्याशी अधिक कह सकते हैं सीटों पर उतारने का लालच दे सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो महागठबंधन है उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर यहाँ पर मुकेश सहनी, पशुपति पारस या फिर मांझी, ये लोग अगर कह सकते हैं कांग्रेस और आरजेडी का जो कुनबा यहाँ पर आ जाते तो। सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की बात करें, विजय कुमार सिन्हा की बात करें, वो तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, कोई भी नाराजगी नहीं है। वहीं मीडिया के सामने उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से दूरी बना लेते हैं। यहाँ पर पशुपति पारस की बात करें तो वो सीधे तौर पर डंके की चोट पर कहते हैं कि हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, यानी कि दावा वो ठोक रहे हैं। तो सीधे तौर पर बगावत तो यहाँ पर हो रही है, तो फिर किस आधार पर यहाँ पर उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, नाराजगी बिल्कुल नहीं है? देखिए बिल्कुल, और समंदर कहते हैं जितना शांत नजर आता है अंदर से उतना ही कहने खलबली मची होती है। वही स्थिति बीजेपी के समय नजर आती है कि यहाँ पर वो कहने का प्रयास तो कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत शांत है। आप देखिए पेपर लीक हो जाता है और लगातार तेजस्वी जो है बीजेपी के ऊपर हमले कर रहे हैं कि भाई आप तो कह रहे थे कि हम तो बहुत बेहतर शासन चलाएंगे, माफिया राज खत्म करेंगे, लेकिन इससे बड़ा क्या माफिया राज होगा कि जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे पूरा प्रश्न के उत्तर लिखे हुए हैं। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर जो तेजस्वी है और जो आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी, उनको तमाम सारे मुद्दे मिल रहे हैं और साथ में इन मुद्दों को कहीं ना कहीं सामने भी रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी ने कहा कि भाई 17 महीने हमने सरकार चलाई, आप एक बार भी बता दीजिए कि हमने 2 लाख से अधिक
नौकरियां दी। आप एक बार बता दीजिए कहीं पे पेपर लीक की कोई खबर सामने आई हो तो, यानी कि अब वो बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, यहाँ पर जहां जहां बीजेपी है वहां पर जो पेपर लीक है वो कह सकते हैं कि खुलेआम हो रहा है और लगातार हो रहा है। अब इन सब मुद्दों पे भी कहीं ना कहीं जो ये जो खबरें हैं निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी के और जेडीयू के जो विधायक, कई सारे विधायक नाराज हैं, तो क्या इसका भी लाभ कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन उठाना चाहेगा? तो अभी राजनीति में बहुत कुछ रंग बदलने बाकी है, क्योंकि जो कहते भी हैं कि बिहार और यूपी की जो राजनीति है ये पल पल अपने रंग बदलती है, और जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक ये कहना कि ऐसा होने वाला मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भले ही दावे कर रही है कि बहुत कुछ शांत चल रहा है, लेकिन वो शांत है नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार, आपने शुरुआत में कहा कि दिल्ली में बैठे हुए हैं। ऐसे में जब वहां पर पेपर लीक हो गया, दिल्ली में बैठने का मतलब आपका है नहीं, तो कुल मिलाकर अंदर खाने में भी परेशानियां। अब इसका कितना लाभ जो इंडी गठबंधन है ये उठा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी नाज़मीन। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री 9वीं बार बन तो जाते हैं सीएम, लेकिन पलटू राम कहे जाते हैं। अब पेपर लीक का मामला भी सामने आ जाता है, जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे समय में तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन सरकार बदलते ही, एनडीए के आते ही किस तरीके से यहाँ पर भविष्यों के साथ भी खेला जा रहा है युवाओं की, तो साफ तौर पर बिहार में तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि बदलाव की बहुत जरूरत है। अब देखना होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए क्या अपने सहयोगी दलों को खुश कर पाता है, या आरजेडी जिस तरीके से प्लान कर रहा है इन नाराज चेहरों को अपनी तरफ खींच पाता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।